हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड विच इज नथिंग बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। आपने इससे पहले मुझसे दो डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ लिया है, चाहे वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे वो पोसाई डिस्ट्रीब्यूशन हो। दोनों के दोनों जो डिस्ट्रीब्यूशंस थे बेसिकली दे वर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, बट एज फार एज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसर्न इट्स नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो यार एक चीज ध्यान देना, गेट के सिलेबस में अगर देखें तो पोसाई डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमिलरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके आगे आप जाके देखेंगे एक्सपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर क्या है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं अभी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही है। तो गेट का अगर वेटेज के टर्म्स में अगर स्टडी करने की कोशिश करूं तो बाकी सब के सब डिस्ट्रीब्यूशन एक तरफ और केवल नॉर्मल या फिर क्या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन एक तरफ। तो चलिए बिना लेट किए अपन इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रहा है आपके गेट के सिलेबस का। नेक्स्ट, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का फंडामेंटल है? सो बेसिकली इट्स नथिंग बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ continuous random variable. We have already seen it. Continuous random variable. For the time being, for this particular concept, I have taken the continuous random variable as small x. Next, do not get confused. Normal distribution is also called Gaussian distribution. तो कल के दिन confusion नहीं होना चाहिए. Gaussian distribution and rare of the rarest case is also called Bell distribution. Bell distribution. Why so? Why Bell distribution? अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अगर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, लेट्स टेक दिस इज व्हाट माय x विच इज नथिंग बट माय कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड इफ आई वांटेड टू ड्रॉ इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देन द स्ट्रक्चर यूज्ड टू बी सॉर्ट ऑफ दैट। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे तो डेफिनेटली इट इज लुकिंग समथिंग लाइक अ बेल। ये क्या किसकी तरह दिख रहा है? बेल की तरह दिख रहा है। इट इज लुकिंग लाइक अ बेल। तो इसीलिए ही ध्यान देना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कभी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला गया है। और अगर नॉर्मल या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आप पीडीएफ ड्रॉ करते हैं ओवर द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x, यू विल गेट टू नो इट इज डाउन फेसेस what bell, then it is also called the Bell distribution. So do not get confused in it. Agreed? If you take the next problem, if you draw the PDF or if you draw the distribution of the x, you'll get to know you get a down faces bell which is perfectly symmetrical in nature, and it takes the symmetricity taking the reference of x is equals to of mu. X is equals to of mu. So one thing is very important out of this understanding, that the PDF offered by the normal distribution is nothing but the symmetrical along the x is equals to mu axis. So write down PDF probability density function. We'll be calling it f of x in future. F of x in future is symmetrical along x is equals to mu axis, which is nothing but a vertical axis. X is equals to mu axis. So one thing is quite clear. If you talk about the right side of x is equals to mu, and if you talk about left side of x is equals to mu, both will have the same area as it is symmetrical taking the reference of x is equals to mu. And if it is a qualified PDF, the net area under the curve of this f of x has to be 1. That means from x is equals to mu till plus infinity and x is equals to mu till minus infinity, the area under the curve has to be 0.5. So we can write few more important aspects. So in future we are going to discuss about the PDF followed by the normal distribution, but for the time being I am taking just this as f of x, and if you integrate f of x from minus infinity till infinity over dx, value has to be equals to of 1. That is also for sure. And similarly, now what we are going to do, as I said, this PDF is always symmetrical taking the reference of x is equals to mu. That means if you integrate from minus infinity till mu of fx dx, or if you integrate from mu to plus infinity
fx dx, the value has to be half and half. The total area of curve is nothing but 1, so this area will be 0.5, and similarly this area will be again 0.5. That means integration from minus infinity to mu fx dx will be same area under the curve from x is equals to mu till infinity fx dx, and the value will be 0.5. 0.5. So they all are the very important fundamentals. This is the first one, this is the second one, sort of that. Agree करते हैं? Now what I am going to do, if I wanted to draw the PDF, the normal PDF of your normal distribution, so here if I draw this, let's take this is what your PDF, let's take this is what your PDF, as I have already told, the PDF has to be symmetrical around the x is equals to mu. क्यों है? आगे जाके जब मैं PDF का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लूंगा, things will be even clear. Things will be even clear. Is that part clear? So this is nothing but x is equals to of what? Mu. Now what I am going to do over here, I am just going to go forward and come backward. I am taking the various values. I am going to take the various values, sort of that. Let's take the first variation, x is equals to mu से आपने कहा गया राइट में गया है, और by the way let's take that variation, or the value of x is nothing but mu plus sigma over here, and at this point let's take again mu minus sigma. That means x is equals to mu से अब sigma times या sigma वैल्यू आगे की तरफ गए और यहाँ से sigma वैल्यू पीछे की तरफ गए. Similarly let's take this is nothing but mu plus twice of sigma, and let's take this is nothing but mu minus twice of sigma, and similarly here x is nothing but mu plus thrice of sigma, mu plus thrice of sigma, and here let's take it's nothing but mu minus थ्राइस ऑफ सिग्मा. तो आपने किया क्या है, x इज इक्वल्स टू म्यू से आपने सिग्मा आगे गए हो, 2 सिग्मा आगे गए हो, 3 सिग्मा आगे गए हो, x इज इक्वल्स टू म्यू से सिग्मा पीछे आए हो, 2 सिग्मा पीछे आए हो, 3 सिग्मा पीछे आए हो. तो आप एक चीज ध्यान दे रहे होगे कि लगभग जो इसका एरिया अंडर द कर्व है ना, वो किसके अराउंड लोकेटेड है, x इज इक्वल्स टू म्यू के अराउंड लोकेटेड है. या फिर मैं बोलूं जो डेटा का वेरिएशन है वो किस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के अराउंड डेंस है, तो डेफिनेटली ये क्या है, x इज इक्वल्स टू म्यू के अराउंड डेंस है. तो इसका मतलब द मैक्सिमम एरिया विल बी केप्ट बिटवीन दिस स्पैन, एंड एज यू गो फॉरवर्ड डेफिनेटली इट बिकम्स रेयर एंड रेयर. तो अगर आप इसके एग्जैक्ट डेटा के बारे में कैलकुलेशन करेंगे, सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट the area under the curve of your normal distribution from where to where mu minus sigma till mu plus sigma is somewhere 68.26%. 68.26%. Similarly, area under the curve of your normal distribution from mu minus 2 sigma till mu plus 2 sigma is somewhere 95.44%. And if you take x is varying from mu minus 3 sigma plus till mu plus 3 sigma, you'll get to know almost the area under the curve has been covered, and somewhere it's a 99.72%. 72%. तो आप इस कर्व को देख रहे हो. सबसे ज्यादा क्या है, अगर डेटा का मैं क्या देखता हूं, पॉपुलेशन वो कहीं ना कहीं x इज इक्वल्स टू म्यू के अलोंग क्या है, एक्सट्रैक्टेड है, और जैसे जैसे आप आगे की तरफ जा रहे हैं क्या होता जा रहा है, रेयर होता जा रहा है. और सबसे मजेदार चीज ये है, इफ यू टेक द डिस्ट्रीब्यूशन इन बिटवीन म्यू माइनस 3 सिग्मा टिल म्यू प्लस 3 सिग्मा, ऑलमोस्ट 99.72% ऑफ योर कंप्लीट एरिया. व्हाट विल बी द कंप्लीट एरिया ऑफ दिस पीडीएफ? इफ इट इज अ पीडीएफ, द एरिया अंडर द कर्व हैज टू बी इक्वल्स टू 1. सो डेफिनेटली 99.72% of 1, the area under the curve, its absolute value is going to be somewhere 0.9972. So although we say कि fx
which is nothing but the qualified PDF for the normal distribution, has the variation in x from minus infinity till plus infinity theoretically, but practically we can say the x varies from where to where. We can write this varies from mu minus 3 sigma mu plus 3 sigma, because almost all area under the curve was got to be covered. ठीक है, ध्यान देना गेट के लिए ये डेटा आप याद रखो, एक आध बार पूछ लिया गया है। और यूजुअली थ्योरेटिकली स्पीकिंग एफ ऑफ एक्स का वेरिएशन जहां एक्स कहां से कहां वेरी करेगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, बट प्रैक्टिकली टेकिंग द variation of x from minus infinity till plus infinity becomes very difficult. So practically what I do, I used to take f of x, which is nothing but a qualified PDF for your normal distribution where the value of x is moving from mu minus 3 sigma till mu plus 3 sigma, and it almost covers 99.72% of the area, which is nothing but 1. ठीक है, तो आज के बाद से ध्यान देना, अगर मैं ये देखूं कि एफ ऑफ एक्स क्या है भैया, पीडीएफ है। किसका पीडीएफ है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है। कहां से कहां वेरी करता है? थ्योरेटिकली स्पीकिंग माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वेरी करता है। तो अगर आप इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डीएक्स लेंगे तो कहीं ना कहीं एरिया अंडर द कर्व एग्जैक्टली 1 आएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग गोइंग फ्रॉम एक्स इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टिल प्लस इन्फिनिटी डज नॉट मेक एनी सेंस। आप अगर इस पूरे के पूरे पीडीएफ को और गौर से विचार करेंगे तो देखेंगे, इफ यू टेक वेरिएशन of x from mu minus of 3 sigma till mu plus of 3 sigma, the most of the area has got covered. तो आप चाहो तो इस चीज को लिख भी सकते हो, like integration from minus infinity to infinity fx dx was 1, so we can write integration from where to where, mu minus of 3 sigma till mu plus of 3 sigma of f of x dx, which is nothing but the qualified PDF for this distribution is equals to of how much it is, 0.9972। और एक डेटा याद रखो, आपको ये सब डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें से केवल एक डेटा याद रखो। और इवन आप अगर इस स्पैन का अगर एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, सो इट विल बी म्यू माइनस ऑफ 2 सिग्मा एंड हियर इज गोना बी म्यू प्लस ऑफ 2 सिग्मा एफ एक्स डी एक्स। ये वैल्यू आपने निकाली हुई है, विच इज नथिंग बट दी 95.44% ऑफ द कंप्लीट एरिया, एंड द कंप्लीट एरिया इज 1, सो सिंपली इज गोना बी 0.954444। अग्री करते हैं? अब इसमें कुछ नए वर्ड्स देखने को मिले होंगे कि सर ये म्यू क्या है और सिग्मा क्या है। भाई आपने जो पहले म्यू पढ़ा था और सिग्मा पढ़ा था, हु बहु वही के वही ही हैं। तो यहां ध्यान देना, व्हाट इज अ म्यू ओवर हियर, इट्स नथिंग बट मीन, or we can say average, or we can say expectation of what, of your continuous random variable x। आप इसको mu भी लिख सकते हैं, e भी लिख सकते हैं, और even x bar भी लिख सकते हैं। Nothing new in it. Is that part clear? Similarly, what is a sigma over here? Sigma is nothing but the standard deviation of your continuous random variable x, जिसको आप कल के दिन क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। इस पार्ट क्लियर? एक स्टेप और आगे जाता हूं, किसके लिए? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन आई कैन कॉल इट म्यू, मीडियन आई कैन कॉल इट एम, एंड मोड हैज द सेम वैल्यू। कहां से निकालना है, कैसे निकालना है, आई एम नॉट वरिंग अबाउट इट, लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि कायदे से अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, टेकिंग अ रेफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ एक्स, देन डेफिनेटली मीन, मीडियन एंड मोड हैज टू बी वेरी सेम। ये कहां का कंसेप्ट है? इट्स अ कंसेप्ट ऑफ स्क्यूनेस, जिसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्स इक्वल्स टू म्यू भी लिख सकते हो, और यही जो एक्स इक्वल्स टू म्यू है वो क्या है, मीडियन के बराबर भी है, और क्या है, मोड के बराबर भी है, मोड के बराबर भी है। तो एक डिटेल आप थोड़ा सा और भी ध्यान रखें। इज दैट पार्ट क्लियर? लेकिन अब ये ध्यान देना कि ये कायदे से किस टाइप के प्रॉब्लम को एड्रेस करने के काम आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन लिया है, जिसको मैंने बोला है क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ये किस टाइप के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को अप्रोच करने के काम आएगा। तो जैसे एग्जांपल्स हो सकते हैं लाइक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल as height, in a country,
ये हो सकता था। सिमिलरली इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता था x एज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एज ब्लड प्रेशर in an individual person in a city। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, कहां, यूजिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, वहां ऐसा है कि आपका जो डेटा है ना वो सबसे ज्यादा डेंस डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, टेकिंग द रेफरेंस ऑफ इट्स मीन। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं इसी का एग्जांपल लेता हूं, एक कंट्री में अगर मैं क्या करता हूं, हाइट देखता हूं, तो चलिए अगर एवरेज हाइट अगर इंडिया में कितना मान के चलें, मान ले चलो 5.2, मैं जेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, मेल के बारे में बात कर रहा हूं, 5.3 5.4 मान लो, तो अगर 5.4 जो है वो क्या हो गया, आपका म्यू हो गया। और आप ये देखेंगे कि आपका जो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना किसका, हाइट का, लगभग लोग क्या होंगे 5.4 से आगे या पीछे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जैसे ही आप 5.4 से काफी आगे जाओगे तो वहां क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी या डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन रेयर होता जाएगा, या कम लोग फॉल करेंगे उस हाइट में। और सिमिलरली 5.4 अगर आपने क्या लिया है मीन हाइट, तो 5.3 5.2 तक काफी अच्छी तादाद होगी लोगों की, या डेंसिटी इज गोना बी वेरी पॉपुलेटेड। लेकिन आप जैसे ही किस डायरेक्शन में जाओगे 5 4.9, तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा व्हाट पॉपुलेशन इज गेटिंग रेयर्ड। तो कहीं ना कहीं ये किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, 5.4 जो है आपका क्या है, मीन हाइट है, कहां, इंडिया का। और 5.4 से लेफ्ट में और राइट में कहीं ना कहीं आपकी डेंसिटी अच्छी खासी होती जाएगी। और जितना आप म्यू से दूर जाते जाएंगे कहीं ना कहीं आप ध्यान देंगे आपकी डेंसिटी रेयर होते जा रही है और रेयर होते जा रही है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखेंगे, आपने स्क्यूनेस पढ़ा नहीं है, आपके सिलेबस में है भी नहीं। ये अगर बाय द वे ये कर्व कुछ ऐसा भी हो सकता था, या कर्व कुछ ऐसा भी हो सकता था। ये इसमें से एक पॉजिटिवली स्क्यूड है और एक क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, आप अगर बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, सो आई हैव ऑलरेडी सीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सॉर्ट ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सो नाइदर इट विल बी पॉजिटिवली स्क्यूड, नाइदर इट विल बी नेगेटिवली स्क्यूड, और आई कैन से फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस इज कंप्लीटली जीरो। तो यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन which is symmetrically located taking a reference of axis, maybe x is equals to mu or x is equals to 0, it is zeroly skewed, या फिर मैं बोलूंगा कि स्क्यूनेस जो होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के समझ में आए हैं, और ये आपके हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं फैक्ट। तो इसमें सबसे पहला ये रहा इंपॉर्टेंट फैक्ट, थोड़ा ये ध्यान रखो, थोड़ा ये ध्यान रखो, मीन मीडियम सेम होता है। कुछ एग्जांपल्स भी यहां से अपन क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। Is that part clear? थोड़ा सा ध्यान देना, what is the mu over here? The mu is nothing but the mean of your PDF, and similarly what is sigma over there? Sigma is nothing but the standard deviation of your PDF। अब ये हुआ यार सर, आप एक काम किए, PDF बोलते गए, लेकिन PDF लेके तो आओ। तो अब टाइम है PDF को उजागर करने का, ठीक है। Now we are going to reveal about the PDF which follows by the normal distribution. So as we have said, the probability density function was referred by f, which is nothing but the PDF of a continuous random variable x was equals to of, for normal distribution I'm going to talk, is gonna be root 2 pi, here is gonna be sigma, and here is gonna be exponent of minus sign, x minus mu whole square divided by of 2 sigma square, 2 times of sigma square, where the x moves from minus infinity till plus infinity, where as we have already seen the sigma is nothing but the standard deviation of your continuous random variable, which is nothing but x. Similarly mu is nothing but the mean of your random variable, which is nothing but the x, and here I can write this as x bar। तो एक चीज तो क्लियर है कि आप अगर इसका एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे फ्रॉम वेयर टू वेयर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, इस पूरे का पूरा एरिया अंडर द कर्व तो 1 ही होना पड़ेगा। या ध्यान देना,
अब अगर बाय द वे मेरे से आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं तो आपके वीडियो के प्लेलिस्ट में एक टॉपिक मैंने आपको रिफर किया हुआ है गामा इंटीग्रेशन, वो जरूर पढ़ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है ना, वो कहां जाके स्टक करेगा, आपके गामा इंटीग्रेशन में जाके स्टक करेगा। तो मैं आप लोगों को ये जरूर बोलूंगा, आपका इसका इंटीग्रेशन निकालना है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। गामा इंटीग्रेशन के साथ एक खासियत थी, गामा इंटीग्रेशन अगर आप याद करेंगे, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी e to the power minus x to the power n minus 1 dx was equals to of gamma of n। मैंने पढ़ा हुआ है, तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल हूबहू ऐसा ही दिख रहा है। थोड़ा सा आप इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को एडजस्ट करोगे तो थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट। कुछ नहीं करना है, ध्यान देना, x माइनस म्यू होल स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर को t मान लेना, तो कहीं ना कहीं e टू द पावर माइनस t का कंपोनेंट आ गया है। डिफरेंशिएट करके x का कुछ कंपोनेंट बाहर की तरफ आएगा, आप आसानी से गामा ऑफ n निकाल लेंगे। लेकिन इंटीग्रेशन क्या होगा, वन साइडेड होगा। लेकिन आपको शायद एक चीज ध्यान देने में मजा है कि ये जो फंक्शन है ना, वो क्या है, एक सिमेट्रिकल फंक्शन है। तो अगर आप सिमेट्रिकल फंक्शन का एरिया अंडर द कर्व निकाल लोगे, किसका, राइट साइड का, तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड क्या होने जा रहा है, उसके बराबर होने जा रहा है। तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो पता चलेगा कि आप जब इंटीग्रेशन निकालेंगे ना, कहां से कहां, जीरो से इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स, तो ये वैल्यू जो आ रही है एग्जैक्टली आ रही है 0.5। ये सब के सब निकाल के देखना ना, और ये कहां से निकलेगा, आपके गामा इंटीग्रेशन से। और सिमिलरली जीरो से इंफिनिटी अगर 0.5 है, अगर ये फंक्शन जो है वो क्या है, एक सिमेट्रिकल फंक्शन है या इवन फंक्शन है, तो डेफिनेटली इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू जीरो भी 0.5 होगा, और नेट एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, 1 होगा। तो यहां पूरे के पूरे कहानी को समझने से पहले इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखो, ठीक है। मैंने एक स्टैंडर्ड वहां से रिजल्ट लेके आया है जो आपके दिन प्रतिदिन जरूर काम आएगा, और वो है आपका इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर पाई। ये आप याद रखो, ज्यादा अच्छा होगा। ये आप याद रखो, ये मैंने कहां से लेके आया, फिर से गामा इंटीग्रेशन से लेके आया ये, ठीक। अब मजेदार चीज ये है कि आपने बार बार बोला बेल शेप बनेगा, बेल शेप बनेगा, एक्स इक्वल्स टू म्यू के अक्रॉस क्या होगा, ये सिमेट्रिकल होगा। वाकई में एफ ऑफ एक्स ऐसा कुछ है क्या? अब मैं इसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ध्यान देना, सबसे पहले मैंने क्या किया है, ये जो कर्व है ना, एक्सपोनेंट ऑफ माइनस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, यहां मैंने पहले डेटा रखा हुआ है x इज इक्वल्स टू ऑफ म्यू। अगर आप x इज इक्वल्स टू म्यू यहां डेटा रखते हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0, और आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1/√2 पाई इंटू सिग्मा। और जो इसकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, किसकी, पीडीएफ की मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू होगी क्यों? क्योंकि कल के दिन एक्सपोनेंट के साथ माइनस टर्म इन्वॉल्व है। एक्स अगर क्या हो, लेफ्ट की तरफ जाए या राइट की तरफ जाए, ये वैल्यू इंक्रीज करेगा। अगर ये निगेटिव सेंस में एक्सपोनेंट से अगर कनेक्टेड है तो वैल्यूज क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। इसका मतलब म्यू से आप आगे की तरफ जाओ या म्यू से पीछे की तरफ जाओ, आपका पूरा का पूरा जो पीडीएफ है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट, अगर आप एक्स इज इक्वल्स टू ले म्यू प्लस सिग्मा और या ले म्यू माइनस सिग्मा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप अगर x इज इक्वल्स टू ले म्यू प्लस सिग्मा या माइनस सिग्मा, तो आप यहां रख के तो देखें। ये देखो क्या है, x इज इक्वल्स टू म्यू प्लस सिग्मा म्यू माइनस सिग्मा। यार म्यू प्लस सिग्मा में भी म्यू गया, म्यू माइनस सिग्मा में भी म्यू गया। आपके पास वैल्यू कितनी आई देखना, 1/√2 पाई सिग्मा एक्सपोनेंट ऑफ माइनस साइन, म्यू तो गया है यहां से, केवल क्या बचा है, सिग्मा। प्लस सिग्मा हो या माइनस सिग्मा हो, उसका स्क्वायर जो होने जा रहा है वो फिर से क्या होने जा रहा है, सिग्मा स्क्वायर ही होने जा रहा है। ऊपर और नीचे कैंसिल करेंगे तो वैल्यू कितनी आई, -1/2। सिमिलरली आप अगर जाते हैं x इज इक्वल्स टू ऑफ प्लस माइनस 2 सिग्मा, वैल्यू कितनी आएगी, 1/√2 पाई सिग्मा एक्सपोनेंट ऑफ क्या होने जा रहा है मेरे भाई, अगर आपने यहां क्या लिया है 2 सिग्मा, तो ये होगा 2 सिग्मा का स्क्वायर, दैट्स गोना बी 4 सिग्मा स्क्वायर। ऊपर और नीचे गया, ये बचेगा आपका -2। तो इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, देख के ये समझ में आया मेरे भाई कि प्रॉब्लम में जो मैंने अभी तक पीडीएफ को ड्रॉ करने की कोशिश किया था, पीडीएफ तो हूबहू सेम ही है। सेम का मतलब जब आप x इज इक्वल्स टू म्यू पे खड़े हो, x इज इक्वल्स टू म्यू पे खड़े हो, आपके पीडीएफ की वैल्यू मैक्सिमम है। आप अगर ये आपका x रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल्स टू म्यू पे खड़े हो, तो आपके पीडीएफ की वैल्यू मैक्सिमम है, विच इज इक्वल्स टू ऑफ 1/√2 पाई इंटू सिग्मा। और जैसे जैसे आप x कहां की तरफ बढ़ रहे हो, x
पॉजिटिव साइड में बढ़ रहे हो या म्यू से राइट साइड में जा रहे हो या म्यू से लेफ्ट साइड में जा रहे हो, वैल्यू घट रही है। लेकिन मजेदार चीज ये है, अगर म्यू से आप सिग्मा राइट साइड गए या सिग्मा लेफ्ट साइड गए, स्टिल द मैग्नीट्यूड इज क्वाइट सेम एंड द मैग्नीट्यूड हैज बीन रिड्यूस्ड। एक्सपोनेंट ऑफ माइनस ऑफ हाफ कहीं ना कहीं क्या होगा, 0 से 1 के बीच की वैल्यू होगी। इसका मतलब ये पूरा का पूरा डेटा इस डेटा से छोटा है। तो अगर आप कहां आए हो, म्यू प्लस सिग्मा आए हो और ये म्यू माइनस सिग्मा आए हो, मैग्नीट्यूड पहले से अच्छा खासा डिक्रीज हो चुका है। अगर आप म्यू प्लस 2 सिग्मा आए हो या म्यू माइनस 2 सिग्मा आए हो, मैग्नीट्यूड फिर से क्या हो चुका है, अच्छा खासा डिक्रीज हो चुका है। और इसकी एक खासियत है, खासियत ये है कि x इज इक्वल्स टू म्यू प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा में मैग्नीट्यूड सेम था। सिमिलरली प्लस 2 सिग्मा माइनस 2 सिग्मा में मैग्नीट्यूड सेम था। आप चाहें तो मैग्नीट्यूड भी मार्क कर सकते हैं। चलिए, ये जो है वो कुछ नहीं है, म्यू प्लस सिग्मा है, ये है म्यू माइनस सिग्मा, ये है म्यू माइनस 2 सिग्मा और ये है म्यू प्लस 2 सिग्मा और अगर आप इसका मैग्नीट्यूड भी मार्क करना चाहते हैं तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा यहाँ ये होने जा रहा है आपका 1/√2 पाई सिग्मा एक्सपोनेंट ऑफ माइनस हाफ। वैसे जरूरत नहीं है सब चीज की, ठीक। तो मैंने जो पढ़ने की कोशिश की थी उसको मैं समझा भी लिया कि भाई वाकई में आपका जो पीडीएफ होगा, नॉर्मल पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन विच इज गोना बी सिमेट्रिकल टेकिंग द रेफरेंस ऑफ x इज इक्वल्स टू म्यू, फर्स्ट थिंग। दूसरा जो है ये क्या है, एक बाउंडेड कर्व है। बाउंडेड कर्व का मतलब अ कर्व विच ऑलवेज लाइज बिटवीन द फाइनाइट वैल्यूज, बाउंडेड कर्व है। दूसरा, माइनस इंफिनिटी से लेके म्यू तक ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, म्यू से लेके इंफिनिटी तक क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। नेक्स्ट, पहले भी पढ़ा हुआ है पीडीएफ, एफ ऑफ एक्स अगर है तो वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये क्या है, निगेटिव भी नहीं है। तो ये हर एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। सो आई विल बी ओके विथ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विच विल बी कॉल्ड एज द पीडीएफ फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यार एक चीज ध्यान देना, आज के बाद से पहला पॉइंट है जो आपका पीडीएफ, किसका पीडीएफ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ इज सिमेट्रिकल अराउंड x इज इक्वल्स टू म्यू। दूसरा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी आपके पीडीएफ की, ये ध्यान देना कल के दिन काम आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी पीडीएफ की वो होगी 1/√2 पाई सिग्मा। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो कल के दिन अगर आपने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन लिया है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन लिया है फॉर टेकिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सिग्मा। पहला प्रॉब्लम बाय द वे कुछ ऐसा है, दूसरा प्रॉब्लम अगर बाय द वे ऐसा है, तो आपको क्या लगता है कहां सिग्मा की वैल्यू ज्यादा है? तो यार जहां पीक ज्यादा होगा ना वहां सिग्मा क्या होगा, कम होगा। व्हाई? बिकॉज द पीक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिग्मा। सो इफ वी राइट डाउन, इफ दिस रिफर्स माय सिग्मा 1 एंड दिस रिफर्स द डेटा ऑफ सिग्मा 2 विच इज गोना बी हायर एंड विच इज गोना बी लेसर। तो अगर बाय द वे आपने ये जो पीक अटेन किया है वो सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 के लिए किया है, तो ये क्या होगी, लोअर साइड की सिग्मा होगी और ये क्या होगी, हायर साइड की सिग्मा होगी। दैट मीन्स वी कैन से द सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1। तो जहां पीक ज्यादा होगा वहां सिग्मा क्या होगा, कम होगा, और जहां पीक कम होगा वहां सिग्मा क्या होगा, ज्यादा होगा। और सिग्मा है क्या भाई, यहां स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो मैं ये बोलूं स्टैंडर्ड डेविएशन इस पर्टिकुलर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कम है और इसका ज्यादा है। और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है तो कल के दिन वेरिएंस भी निकाल सकते हो, वेरिएंस। तो अगर मैं वेरिएंस के बारे में बात करूं, सो हियर द वेरिएंस इज गोना बी मिनिमम एंड फॉर दिस द वेरिएंस इज गोना बी मैक्सिमम कंपैरेटिवली। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया भाई मेरे क्या कहानी में बोलना चाह रहा था। सो आई थिंक यू मस्ट हैव द फेयर कट आइडिया अबाउट द अंडरस्टैंडिंग विच वी वांटेड टू हैव टू कम्युनिकेट रिगार्डिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको मैं रब आउट करता हूं, उसके बाद और कुछ डिटेल लेने की कोशिश करेंगे। नाउ एज वी कैन सी इट्स अ वेरी बल्किएस्ट फॉर्म ऑफ द पीडीएफ। कई जगह इट्स ऑल्सो बीन रिफर्ड एज अ स्टैंडर्ड, द वर्ड इज स्टैंडर्ड, नॉर्मल और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, normal or Gaussian distribution. We can write the standard normal distribution is the simplest form of the normal distribution. Standard normal distribution is the simplest form of the normal distribution where अगर ये लिखा हुआ है तो by default आज मान के चलेंगे आप value of sigma which is nothing but the standard deviation is taken as 1 and expected value mean or mu has been taken as 0. तो कायदे से अब आपका जो f of x है वो
थोड़ा क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा. इट विल बी f of x is equals to of 1 upon root 2 pi, sigma becomes 1, exponent of minus, keep in mind what is that, mu has become 0 and put together is gonna be minus of x square divided by of 2 is still x is from minus infinity till plus infinity. तो कभी भी प्रॉब्लम में अगर स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया हुआ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ या बेल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, तो आप ये मान के चलेंगे द टू पैरामीट्रिक डेटास, व्हाट आर दोस, द फर्स्ट इज नथिंग बट वेयर इट हैज गॉन sigma, which is nothing but the standard deviation, and similarly mu is nothing but what mean has been taken as 0. तो कल के दिन अगर कभी भी प्रॉब्लम ऐसा आता है so you had to keep remember of it. दूसरा, few of the times the normal distribution is also referred simply by n within a bracket mu comma of sigma square. तो कभी कभी प्रॉब्लम में आपको क्या दिया होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सो एंड सो सच दैट and within a bracket mu comma of sigma square. So do not get confused. क्यों? क्योंकि आपके पूरे के पूरे पीडीएफ में दो ही तो पैरामीट्रिक वेरिएबल्स हैं. कौन कौन से? सिग्मा और क्या, एक म्यू. तो यहां सिग्मा ना देके क्या दिया हुआ है, सिग्मा स्क्वायर दिया है, which is nothing but the variance of your continuous random variable x. So if mu and sigma square has been supplied, do not get confused in it. Like sometime it is being referred as n, like mu is equals to 2 and sigma square is equals to 0. That means it indicates the expected value of your random variable, continuous random variable x bar is equals to 2, and similarly variance of your x is nothing but equals to of 0. Variance can't be 0. Let's take it's a 2, so it will be a root 2. So this is also another way to represent the normal distribution properly. लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट की, और वो है जेड स्कोर और नॉर्मलाइज्ड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. देखो ये पूरे के पूरे प्रॉब्लम में जो दर्द था ना, वो दर्द बेसिकली क्या था, x माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर. तो मैंने किया क्या है भाई, था क्या वो x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं. इस पूरे के पूरे फैक्ट को ना मैंने एक दूसरा रैंडम वेरिएबल मान लिया जिसको मैंने बोला है z. क्या बोला है मैंने इसको, z. और एक्चुअली में इस z को बोला जाता है या तो z स्कोर या फिर क्या, नॉर्मलाइज्ड कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल. तो थोड़ा ध्यान देना, x जो था वो क्या था, आपका एक्चुअल कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल था. आपने उसको क्या किया, नॉर्मलाइज किया है. नॉर्मलाइज करने के लिए आपको बेसिकली दो वैल्यूज की डिमांड होगी. विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ म्यू एंड सिग्मा यू कैन नॉट नॉर्मलाइज एनी ऑफ द कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल इन अ फॉर्म ऑफ इट्स जेड स्कोर. तो ये ध्यान देना, ये जो है वो क्या है, CRV है, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, और ये जो जेड बनाना ये क्या है, आपका जेड स्कोर है, या नॉर्मलाइज्ड कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, नॉर्मलाइज्ड कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल. और ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन. अब ऐसा होगा कि ये सब करने की जरूरत क्या थी. सबसे पहली बात तो आपका पूरा का पूरा जो इक्वेशन बल्कि इक्वेशन दिख रहा था वो उतना बल्कि इक्वेशन नहीं रह गया. तो अब आपका जो इक्वेशन होगा वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका है. f ऑफ x जो है ना वो कन्वर्ट हो चुका है f ऑफ z से, और f ऑफ z जो होगा वो होगा 1 अपॉन सिग्मा रूट ओवर 2 पाई, कुछ ऐसा ही होगा, एक्सपोनेंट ऑफ या e टू द पावर माइनस ऑफ जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ऑफ 2, जेड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ऑफ 2. और मजेदार चीज ये है, कायदे से आपका x कहां से कहां वेरी करता था भाई, माइनस इन्फिनिटी से 0, एरिया अंडर द कर्व होता था 0.5. सिमिलरली 0 से लेके कहां तक, सॉरी x इज इक्वल्स टू 0, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक, म्यू तक, एरिया अंडर द कर्व होता था 0.5. और सिमिलरली म्यू से लेके इन्फिनिटी तक आपका एरिया अंडर द कर्व होता था 0.5. तो अगर आप x की जगह में म्यू रखते हैं तो z कितना हो जाएगा, 0. तो इसका मतलब पहले अगर आपने कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पीडीएफ बनाया था टेकिंग द रेफरेंस ऑफ x एक्सिस, तो पूरा का पूरा जो कर्व था वो किसके अलोंग सिमेट्रिकल था, x इज इक्वल्स टू म्यू एक्सिस के अलोंग. और जब आप x इज इक्वल्स टू म्यू रखते हैं तब आपको आएगा z इज इक्वल्स टू 0. तो इसका मतलब जो आपने क्या किया है, नॉर्मलाइज्ड पीडीएफ बनाया है. जब आपने z को क्या किया है, नॉर्मलाइज किया है, उस केस में आपका जो पीडीएफ होगा वो सिमेट्रिकल तो होगा, सिमेट्रिकल तो होगा मेरे भाई.
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिमेट्रिकल किसके एक्सिस के अक्रॉस होगा? z इज इक्वल्स टू 0 के अक्रॉस होगा, z इज इक्वल्स टू 0 के अक्रॉस होगा। और आप आगे और पीछे जैसे जाएंगे तो डेफिनेटली अभी भी सिमेट्रिसिटी फॉलो करेगा, ये सिमेट्रिसिटी फॉलो करेगा, ये कुछ ऐसा, ठीक। तो एक चीज ध्यान देना, पहले कर्व क्या था, थोड़ा ध्यान देना, ये था x इज इक्वल्स टू म्यू, x की जगह में म्यू रखो, म्यू माइनस म्यू दैट बिकम्स 0, तो z इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद जो नेक्स्ट कर्व था ना, ध्यान दिया आपने क्या था, ये था आपका क्या था, थोड़ा ध्यान दो, म्यू माइनस सिग्मा, आप रखो यहां पर म्यू माइनस सिग्मा, म्यू और म्यू गया, बचा केवल क्या, माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये होगा z इज इक्वल्स टू -1। मेरे भाई देखो मजा आ रहा है करने में कैलकुलेशन ये। और अगर आप कहां पहुंच जाते हैं, x इज इक्वल्स टू म्यू प्लस सिग्मा, म्यू और म्यू गया, सिग्मा डिवाइड बाय सिग्मा, ये क्या होगा, केवल 1 होगा। सिमिलरली आप कहां पहुंच गए, पहले जो आप x माइनस ऑफ, या फिर आप लिखते थे यहां की वैल्यू को लिखते थे म्यू माइनस ऑफ 2 सिग्मा, रख के देखो, म्यू माइनस 2 सिग्मा, म्यू और म्यू गया, ऊपर में है बचा केवल -2 सिग्मा डिवाइडेड बाय ऑफ सिग्मा, ये वैल्यू अब z वेरिएबल पे या फिर नॉर्मलाइज्ड वेरिएबल पे कहां पहुंच चुकी, -2, और ये पहुंच चुकी है फिर से -2। और जब आपने बोला था ना कि लगभग एरिया अंडर द कर्व कहां तक कवर हो जाता था आपके, म्यू माइनस ऑफ 3 सिग्मा, जब आपने कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल लिया था, लेकिन जब आप नॉर्मलाइज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल लोगे तो वैल्यू होगी -3 से कहां तक, 3 तक, कहां तक, 3 तक। तो यार अब यहां से समझ में आया, ये वैल्यू अभी भी होगी 1/σ√2π। तो मैं ये बोल सकता हूं भाई, आपकी जो पहले वैल्यूज थी ना, वो वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा। जब आप x को लेके जा रहे थे कहां से कहां तक, ध्यान देना, ये क्या था, ये था आपका म्यू माइनस सिग्मा से लेके म्यू प्लस सिग्मा। आपका एरिया अंडर द कर्व आपको ध्यान हो कितना था, 68.26%, वो अभी भी सेम होगा, बस चेंज ये हो गया, जो पहले f ऑफ x था वो f ऑफ z हो गया, जो पहले आपका म्यू माइनस सिग्मा से लेके म्यू प्लस सिग्मा था, अब वो -1 से लेके +1 हो गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ म्यू एंड सिग्मा। म्यू और सिग्मा कुछ भी हो, still you will be reaching from -1 to 1. Similarly, now in last time you saw, if you vary the value of x from mu minus of 2 sigma till mu plus 2 sigma, the area offered by your what PDF function f of x was almost 95.44% of your maximum value, which was 1, और -3 से +3 के बीच में almost you was able to cover your 100%, which was equals to of 99.72%। तो भाई ये तो आसान हो गया ना। तो कल के दिन अगर आपने अपने रैंडम वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज कर लिया है और उसके बाद फंक्शन बनाया है, सो हियर f of z dz from where to where, z is equals to -3 to 3, it will be approximately equals to of। तो अब ये देख रहे हो पहले आपको म्यू से प्ले करना होता था, सिग्मा से प्ले करना होता था, अब सब के सब हट गए, और अब आपके पास जो नया कंसेप्ट आया है वो z वर्सेस f ऑफ z का आया है, जहां z जो है वो क्या है, देखोगे तो यहां मैंने वर्ड यूज किया है z स्कोर भी बोला जाता है, या नॉर्मलाइज्ड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, z जो है वो z स्कोर है। इज दैट पार्ट क्लियर? ये किसी को यहां पर कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी डाउट होगा तो आप बाहर हो जाओगे, ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए इसी को स्मेल करते हुए अब कुछ मैं एरिया अंडर द कर्व निकालने की कोशिश करता हूं। देखो एरिया अंडर द कर्व से अब प्रॉब्लम कैसे बनेगा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, इफ f of z is known to me, f of z is known to me, ये कुछ ऐसा होगा, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये आपका z है और ये है आपका f ऑफ z। कल के दिन को ये पूछ ले मुझसे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑफ मे बी 1। I wanted to get the probability for z is greater than equals to of 1। तो z is equals to 1 कहाँ है, यहाँ है। प्रोबेबिलिटी का मतलब कुछ नहीं होता भाई, प्रोबेबिलिटी का मतलब होगा एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम वेयर टू वेयर, 1 से लेके z कहां तक जा सकता है, थ्योरेटिकली स्पीकिंग इन्फिनिटी, लेकिन प्रैक्टिकली मैं ये बोल सकता हूं कि इफ यू गो टिल 3 दैट्स आल्सो फाइन, ठीक है, बट थ्योरेटिकली इन्फिनिटी तक ले लेना चाहिए, बट प्रैक्टिकली 3 तक भी ओके है। ये क्या होगा, f ऑफ z dz, आसानी से निकल जाएगा मेरे भाई। और एक मजेदार फैक्ट ये है, ध्यान देना, अगर
-1 से 1 तक आपने नेट एरिया जो कवर किया था वो 68.26% था। तो केवल अगर आप ये एरिया के बारे में बात करें और कायदे से z इक्वल्स टू 0 ने सिमेट्रिसिटी फॉर्म किया था, तो ये एरिया और ये एरिया तो बिल्कुल सेम होगा। तो कल के दिन z इक्वल्स टू 0 से 1 तक के बीच का एरिया जस्ट इसका आधा होगा, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा 3.3413%, या फिर मैं बोलूं इसको 0.3413। लेकिन आपसे ध्यान देना, आपसे जो एरिया अंडर द कर्व पूछा है वो 1 से आगे का पूछा हुआ है। तो इसका मतलब ये तो पता है कि z इक्वल्स टू 0 से लेके कहां तक, z इक्वल्स टू इन्फिनिटी, या प्रैक्टिकली स्पीकिंग z इक्वल्स टू 3 तक का एरिया अंडर द कर्व कितना होगा, इधर 0.5 इधर 0.5। तो 0.5 में से आप कुछ नहीं कर रहे, एरिया अंडर द कर्व किसका घटा रहे हैं, z इक्वल्स टू 0 से लेके z इक्वल्स टू 1 तक का, जो कितना है मेरे भाई 0.3413। यार एक चीज ध्यान देना, ये डेटा आपको याद करके जाने की जरूरत नहीं है, द डेटा विल बी गिवन इन योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सो आंसर जो आ रहा है, द आंसर इज गोना बी 0.5 minus 0.3413. Answer is 0.187, 0.1587, 1587। ठीक, कल के दिन आपसे कोई प्रॉब्लम पूछ सकता था, P की वैल्यू निकालनी है मुझे। लेट्स टेक Z लेसर देन इक्वल्स टू ऑफ 2, लेसर देन इक्वल्स टू ऑफ 2, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप एक क्लियर रखें कि कौन सा एरिया निकालना है। या 2 जो है ये +2 है, इससे पूरा पहले का एरिया निकालना है। तो अगर आप ड्रॉ भी करोगे तो कभी भी इस टाइप के प्रॉब्लम को ग्राफिकली ही ड्रॉ करना है। ये तो ये क्या होगा, आपका z इक्वल्स टू 2 होगा, इससे पहले पूरा का पूरा एरिया अंडर द कर्व निकालना है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है और इससे प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। तो जिस रेंज में मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है, वी हैव टू टेक द एरिया अंडर दैट कर्व। तो यार ये एरिया अंडर द कर्व कहां से कहां होगा, z इक्वल्स टू -∞ से लेके +2 तक, या थ्योरेटिकली स्पीकिंग या प्रैक्टिकली स्पीकिंग -3 से कहां तक, +2 तक। ठीक यार, सबको मारो गोली, यहां से लेके यहां तक का एरिया अंडर द कर्व तो मेरे को नोन है, कितना है भाई मेरे 0.5 प्लस केवल आपको एरिया अंडर द कर्व कहां से कहां का निकालना है, जिसको मैं बोल सकता हूं प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक की निकालनी है। जब z फॉल करता हूं 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में, तो ये वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। ये 0.5 है प्लस प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अगर देखते हैं अब कहां, 0 से 2, यार आपने शायद इसको लिखा हुआ है, देखो -2 से 2 जो था वो 95.44 था। आपको ये पता है कि ये जो एरिया होगा और ये जो एरिया होगा वो सेम होगा, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिसिटी एट z इक्वल्स टू 0 फॉर्म हुआ है। तो आप 95.44 को अगर आप आधा कर लें, लेट्स डू दैट, 95.44 को आप आधा कर लें, ये आ रहा है 47.72% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, जो कितना है 1। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना वो लगभग है 0.4772, और आप इसको ऐड कर दें 0.5 से, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी निकल के आ रहा है वो आ रहा है 97.72%, या फिर एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है इसकी 0.9772। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में आपका एरिया अंडर द कर्व मेक्स लॉट ऑफ सेंस। आपसे प्रॉब्लम हमेशा ये पूछ लिया जाएगा और जिसको आपको प्रॉपर्ली क्या करना होगा, हमेशा एड्रेस करना होगा। इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलिए मैं इसको रब आउट करता हूं। तो चलिए, आई थिंक इट्स राइट टाइम टू टेक वन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल जो है वो फिर से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। प्रॉब्लम में दिया हुआ है मीन इज 12, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4 इज नथिंग बट, ये क्या है आपका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन किसी कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का होगा, और यहाँ जो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है वो कुछ नहीं है, टेम्परेचर। कहाँ? फ्रांस में। फ्रांस के किसी भी एक सिटी मान लो, चलो पेरिस मान लो, ठीक। तो चलो, मैंने यहाँ सबसे पहली बात तो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल किसको लिया है, एक्स को लिया है। दूसरी चीज, इस प्रॉब्लम में ये कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा, इट फॉलोज द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, उसको फॉलो कर रहा है। ये भी मेरा बेसिक अजम्पशन है। तो प्रॉब्लम में पूछा क्या है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, प्रोबेबिलिटी x लेसर देन इक्वल्स टू ऑफ 8 और प्रोबेबिलिटी x लेसर देन 16। यार कभी भी आपको प्रॉब्लम अगर एरिया अंडर द कर्व से रिलेटेड अगर पूछा जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आपको कहीं ना कहीं ये कुछ डेटास दिए हुए होंगे, और मोर ओवर जो डेटास दिए हुए होंगे वो हमेशा किस फॉर्म में दिए हुए होंगे, जेड स्कोर के फॉर्म में दिए हुए होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है द एरिया अंडर द कर्व ऑफ एफ ऑफ जेड फ्रॉम 0 to 1 इज 0.3413, और ये फिक्स्ड वैल्यू है। क्यों? क्योंकि आपने जब पूरा का पूरा इक्वेशन देखा तो आया क्या, 1/σ√/2π। तो यहां से देख के समझ में आ रहा है इट इज गोना बी अ फिक्स्ड वैल्यू,
ठीक, तो ये आप चाहो तो डेटा सीट से भी रिफर कर सकते थे। डेटा सीट आप जरूर देख लेना, बीएस ग्रे वाले जो भी बुक पढ़ते होगे, लास्ट में आपका एक डेटा सीट है जो बेसिकली दिखाता है एरिया अंडर द कर्व ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसको थोड़ा पढ़ लेना, मैं जरूर बोलूंगा। तो उसमें भी यही दिखाने की कोशिश करता है कि एरिया अंडर द कर्व कहां से कहां, z इज इक्वल्स टू 0 से 0.1, z इज इक्वल्स टू 0 से 0.2 कितना होता है, तो आप वहां से सीधे रिफर भी कर सकते हो। अग्री करते हो? तो यार एक चीज ध्यान देना, इस टाइप के प्रॉब्लम में मेरा बेसिक एम होगा सबसे पहले आपके रैंडम वेरिएबल को जो कि कंटिन्यूअस एंड रेंज है उसको जेड स्कोर के फॉर्म में क्या करना, कन्वर्ट करना या नॉर्मलाइज करना, जेड स्कोर के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो यहाँ x के कितने कितने क्या मिले हैं, थ्रेशोल्ड्स मिले हैं। एक x का रेफरेंस 20 को लिया गया है, एक 8 को लिया गया है, एक 16 को लिया गया है, सबको कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले जो कन्वर्जन होगा, लोएस्ट वैल्यू को लेता हूं मैं 8, x की वैल्यू है यहां पर 8। आप क्या करेंगे, इसका नॉर्मलाइजेशन करेंगे इन अ फॉर्म ऑफ z यूज्ड टू बी x माइनस ऑफ म्यू डिवाइडेड बाय ऑफ सिग्मा। व्हाट इज द x over here? x is nothing but 8 minus of mu. Mu has been clearly given where it is. It's a 12 divided by a 4. So it becomes 8 minus 12. That's a minus 4 divided by 4. That is nothing but 1. So here we can write this is nothing but the z is equals to minus 1. Now we can take the next value. That is nothing but 16. So here's going to be 16 minus 12. That's again 4 divided by 4. That's again 1. But the polarity is positive. Similarly, once we wanted to calculate the value of 20. So here's gonna be 20 minus of 12 divided by 4. 20 minus 12, that's gonna be 8 divided by 4, that's gonna be 2. So rather calling it the first problem which was px greater than equals to of 20. तो यार यहाँ जो x था वो नॉर्मलाइज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल तो था नहीं, तो ऐसे में तो x के खूब सारे वैल्यू हो सकते हैं। आज तो टेम्परेचर है, कल के दिन हाइट है, तो हाइट किसी भी एक व्यक्ति का कहां से 1 फीट से 1.01, 01, 02, 02, 03 ये अगर लगातार बढ़ सकते हैं। तो अगर हाइट का वेरिएशन होगा तो x शायद जाए कहां से कहां, कुछ 1 फीट से कहां तक जाएगा, 1 फीट से मान लो चलो 7 फीट तक जाएगा। लेकिन कल के दिन टेम्परेचर हो तो ये कहां 0, या फिर अगर बाय द वे बहुत ठंडा अगर कोई रीजन है तो -25 से एक 50 डिग्री तक जाएगा। तो ओवरऑल x में वेरिएशन तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन आप जैसे ही x को आपने क्या कर लिया है, नॉर्मलाइज कर दिया है, तो z का वेरिएशन बहुत स्मॉल है। और z का वेरिएशन कहां से कहां के बीच में होगा, -3 से +3 के बीच में होगा। और आप देख भी सकते हो कि आपने जो प्रैक्टिकल वैल्यू ली है ना, वहां z का वैल्यू जो है -3 से +3 के बीच में ही फॉल कर रहा है। तो आज के बाद से px ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 को लिख सकते हो, pz ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 को आपने नॉर्मलाइज किया, ये क्या है 2। ठीक, सिमिलरली p, अब दूसरा क्वेश्चन था आपका x लेस देन इक्वल्स टू ऑफ 8, इसको लिख सकते हैं आप p x इज इक्वल्स टू 8 को आपने क्या किया है, नॉर्मलाइज कर लिया है इन अ फॉर्म ऑफ -1। सो इट्स गोना बी z हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू ऑफ -1। सिमिलरली p x less than equals to of 16, now it has been changed to the p. What is 16 has become 1, z lesser than equals to of 1. Let me see again. Yeah, that's fine. और ये निकालना बड़ा आसान है, तो चलो कैसे निकालोगे, p z greater than equals to of 2। इसका मतलब आप कौन से रीजन के एरिया को कवर करने जा रहे हो। Let's take this is what your normalized random variable z against its probability density function f of z, sort of that. z is equals to 2 तो डेफिनेटली कहां फॉल करेगा, राइट में फॉल करेगा कहीं यहां, और प्रोबेबिलिटी आप उसके आगे का निकालना चाहते हैं, दैट मींस दिस रीजन यू वांटेड टू कैलकुलेट। दूसरा प्रॉब्लम है p z lesser than equals to of -1, that means you wanted to calculate the area under the curve when the value of z is lesser than equals to of -1. So again let me draw that. -1 definitely it will fall towards the second quadrant, तो ये होगा z is equals to of -1, and you wanted to calculate the area under the curve which is lesser than -1. If you take the last one, which is nothing but probability when x is less than equals to 16, that indicates the normalized random variable is less than equals to of 1. That means it's gonna be, I'll be making this PDF, it will be a symmetrical PDF,
z is equals to 1, definitely it will fall in first quadrant, and we had to take z greater than, sorry, z lesser than, no, yeah, z lesser than equals to of 1. So this area we had to calculate. तो आप ये एरिया निकालते जाएंगे, इट विल गिव यू प्रोबेबिलिटी, बिकॉज इट्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, एरिया अंडर द कर्व पोसेस द नेट वर्थ ऑफ द प्रोबेबिलिटी. सो z ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑफ 2. तो ये डेटा हमेशा दिया हुआ होगा, देखो ये डेटा दिया हुआ है यार. एक चीज ध्यान देना, आपको एरिया अंडर द कर्व 0 से 2 का दिया हुआ है, विच इज इक्वल्स टू 0.4772. आपको यहां तक का एरिया अंडर द कर्व दिया हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि 0 से आगे तक का एरिया अंडर द कर्व कितना होता है, 0.5. आप केवल क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी घटा दोगे या एरिया अंडर द कर्व घटा दोगे जब z कहां से कहां के बीच में फॉल करता है, 0 से 2 के बीच में, विच इज क्लियरली गिवन टू यू. सो हियर 0.4772, दिस विल रिजल्ट योर आंसर. ये होगा 0.5 माइनस ऑफ 0.4772 and it will be somewhere 0.0228. Agreed? Next, z is equals to 1. So what is over there? Minus 1, no? Z minus 1. सो बेसिकली आप पूरे के पूरे इस एरिया में से ये एरिया को क्या कर लो, आप ये एरिया को आप घटा लो, सो दैट विल बी ओके. बट वो डिपेंड करेगा कि आप प्रॉब्लम में डेटा कैसे दिया हुआ है. ध्यान दो, प्रॉब्लम में डेटा दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 0 to 1. इसका मतलब एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम z इज इक्वल्स टू 0 से 1 दिया है. जो एरिया यहां होगा वही एरिया यहां भी होगा. क्यों? क्योंकि अगर आपने नॉर्मलाइज पीडीएफ बनाया है, इट विल बी सिमेट्रिकल अराउंड z इज इक्वल्स टू 0 एक्सेस. तो जितना एरिया इधर होगा उतना ही एरिया तो इधर होगा, और आपको ये एरिया नोन है, तो डेफिनेटली आप ये एरिया भी निकाल सकते हैं. कैसे? 0.5 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हेन द z इज इन बिटवीन, z इज इन बिटवीन -1 से 0 के बीच में, और -1 से 0 के बीच में जो एरिया होगा वही एरिया होगा 0 से 1 के बीच में. सो हियर इट्स गोना बी 0.5 माइनस ऑफ, ये वैल्यू कहीं ना कहीं इससे ज्यादा होगी, ये तो देख के समझ में आ रहा है. ये होगी 0.5 माइनस ऑफ 0.3413 and the result is gonna be, agreed? Next, if you'll go further, so here कुछ नहीं करना है भाई, 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1 की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, we had to add them together. ठीक, and once you add them together you will be getting 0.5 plus of 0.4772. Sorry 0.5 plus of 0.3413 and it will result your answer. ठीक, यहां से कंक्लूजन जरूर लिख लेना कि अगर f of x जो हो वो अगर इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन का मतलब भाई सीधी सी बात है, म्यू की वैल्यू क्या है, 0 है. इवन फंक्शन का मतलब होता है f of minus x इज इक्वल्स टू f of x. तब इसका जो क्या होने जा रहा है, मीन, वो होने जा रहा है 0. मीन जो होगा वो क्या होगा, 0. ठीक, आप चाहो तो इसको थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड भी करा सकता हूं. देखो, अगर ये क्या है, इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन कुछ ऐसा होगा, ये है आपका f of x वर्सेस x. आपने क्या किया, इसको x से मल्टीप्लाई किया, ये आपका एक कर्व है, x से मल्टीप्लाई किया. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा. और आपने शायद ये ध्यान दिया, एक्सपेक्टेशन जब निकालते थे, वी वांटेड टू कैलकुलेट दी एक्स एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम -∞ टू +∞. और आपको एक मजेदार फैक्ट दिख रहा होगा, ये एफ एक्स है और ये क्या है, एक्स है. आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसने लेफ्ट में निगेटिव एरिया बनाया और राइट में क्या बनाया, पॉजिटिव एरिया बनाया. और दोनों के दोनों एरिया अंडर द कर्व क्या है, इनके सेम है और निगेटिव इन नेचर है, वैल्यू तो 0 होगी. लेकिन कल के दिन अगर ये कर्व खिसक जाए, ये कर्व कुछ ऐसा हो गया, ये अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि कायदे से इस प्रॉब्लम में जो क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन आएगा या म्यू आएगा, वो पॉजिटिव आएगा. क्यों आएगा, पहले देखो तो क्यों. तो आपका जो निगेटिव एरिया है वो छोटा बन रहा है, लेकिन पॉजिटिव एरिया क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है. तो कल के दिन ये क्या है, x इंटू एफ एक्स ही तो है. x इंटू एफ एक्स जो है वो क्या देता है, आपका उसका एरिया अंडर द कर्व देता है, आपके म्यू की वैल्यू. और देख के समझ में आ रहा होगा, यहाँ म्यू देख के ये क्या है, पॉजिटिव ही तो है.
तो ओवरऑल ये समझ में आया कि इसका जो म्यू होगा 0 होगा, और अगर आपका कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हुआ म्यू पॉजिटिव होगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ म्यू नेगेटिव होगा। और ये आपने देखा भी था कि आपका पूरा पीडीएफ जो होता है x इज म्यू के अलॉन्ग सिमेट्रिकल होता है। तो चलिए आगे मैं इसके न्यूमेरिकल्स में बात करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।